हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लास। आज की वीडियो में हम यहाँ पर वीडियो एग्ज़ाम जो कि एक एग्ज़ाम वीडियो का 2016 में हुआ था और जो 2018 का वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको यहाँ पर देखेंगे। उन सब क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम यहाँ पर सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो एग्जाम में, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। यहाँ पर ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है लोथल से कि लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज की थी SR राव ने 1955 से 62 के टाइम पीरियड में। जो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्सा था लोथल, इसकी खोज की थी SR राव ने। और ये कहाँ है लोथल, तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और भोगवा नदी के तट पर याद रखिए लोथल कहाँ है, ये भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन था यहाँ पर पूछा गया था हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा का कौन सा नगर था, तो वो 3 भागों में विभाजित था। तो ये धौलावीरा हड़प्पा का जो हड़प्पाई नगर था ये 3 भागों में विभाजित था। इसे जो है कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता था धौलावीरा को। धौलावीरा कहाँ है, तो ये गुजरात के कच्छ में धौलावीरा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसमें इसकी खोज कब हुई थी। धौलावीरा की खोज जो है 1967 से 68 के बीच में JP जोशी द्वारा की गई थी। किसकी, धौलावीरा की खोज। इसमें जो है ये धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था से, यहाँ पर धौलावीरा के जो लोग थे तो इसकी उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था से परिचित थे धौलावीरा के लोग। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि धौलावीरा के लोग जो उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था से जो है कौन से लोग परिचित थे, तो ये धौलावीरा के लोग थे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ के लोगों द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो ये सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के, उन्होंने जो है सर्वप्रथम कपास को उगाया था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या था। मोहनजोदड़ो शब्द जो था इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। 1922 में रखालदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। और ये कहाँ है, स्थित कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर और पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के तट पर है। याद रखिए नदियाँ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। जो कौन सा ये नगर जो किस नदी के किनारे बसा था, तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ था, सिंधु नदी पाकिस्तान में। आगे बात करते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले थे। सिंधु सभ्यता में जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे तो कहाँ से मिले थे, तो ये मिले थे सुरकोटदा गुजरात से। ये जो सुरकोटदा था ये गुजरात में स्थित था। इसको जो है 2 भागों में विभाजित किया गया था, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में। सुरकोटदा इसको गढ़ी तथा आवास 2 क्षेत्र भागों में इसे विभाजित किया गया था। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर उपवेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। उपवेद से तो यहाँ पर हम जान लेते हैं ये 4 उपवेद हैं। कौन, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद और अनुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। जिसमें आयुर्वेद का संबंध किससे है, आयुर्वेद का संबंध चिकित्सा से है। और गंधर्ववेद का संबंध किससे है, तो ये संगीत से है। गंधर्ववेद का संबंध संगीत से। और ये जो शिल्पवेद है इसका संबंध है भवन निर्माण से। और अनुर्वेद का संबंध किससे है, तो ये युद्ध शैलियों से है। इसे शस्त्र शास्त्र वेद भी कहा जाता है, किसे, अनुर्वेद को। ये 4 वेदों को नाम याद रखिए और इनका संबंध किससे है ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर वैदिक देवता इंद्र जो थे ये किसके देवता थे। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम हो या UPPCS या RO का जो भी एग्जाम हो, इन सब में जो है एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। वैदिक देवता इंद्र जो थे ये किसके देवता थे, तो ये वर्षा या चक्रवात के देवता थे। इंद्र को जो है पुरंदर के किले तोड़ने वाला भी कहा जाता था। जो इंद्र देवता थे इनको पुरंदर के किले तोड़ने वाला कहा जाता था। ये सबसे जो है प्रतापी देवता, सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते थे। ये वर्षा या चक्रवात के देवता थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ये पंचगव्य से
पंचगव्य से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। पंचगव्य क्या है? तो ये गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बना हुआ जो होता है पंचगव्य। इसमें गाय के 5 चीज़ों का मिश्रण होता है, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का, याद रखिए पंचगव्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? महाजनी प्रथा जो है तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में। महाजनी प्रथा का संबंध है शतपथ ब्राह्मण में, सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद ये 4 वेद हैं और 4 ही उपवेद हैं। उपवेद हमने अभी देखे। इसके बाद ये वेद देख रहे हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अन्य 3 वेद हैं, कौन कौन से? वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इनका क्रम भी याद रखिए। इनका क्रम कुछ इसी प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला है यहाँ पे, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सावित्री या सूर्य देव को समर्पित है गायत्री मंत्र। और ये कहाँ है? जो तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख है गायत्री मंत्र का, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और ये समर्पित किसको है? तो सावित्री और या सूर्य देव को या सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, रामायण से पूछा गया था क्वेश्चन, रामायण में मांडवी जो थी वो किसकी पत्नी थी? मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये थी किसकी? भरत की। अब यहाँ पर हम ये जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे, इन चारों की पत्नियों को देख लेते हैं। राम की थी सीता, सभी को पता है। लक्ष्मण की थी उर्मिला और श्रुतकीर्ति किसकी थी? ये शत्रुघ्न की थी। तो इनके नाम और इनकी जो है पत्नियों के नाम भी याद रखिए। भरत की मांडवी, राम की सीता और लक्ष्मण की उर्मिला और शत्रुघ्न की कौन थी? श्रुतकीर्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बौद्ध धर्म से पूछा गया था। ये बोधगया कहाँ है? ये बोधगया कहाँ है? ये बोधगया बिहार में है और ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है बोधगया। निरंजना नदी के तट पर बसा है बोधगया। और यहाँ पर जो है बोधगया में निरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? किस नदी के तट पर हुई थी? ये निरंजना नदी के तट पर हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। इसमें जो है बोधगया को 2002 से क्या हुआ है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे शामिल किया गया है। बोधगया को ये भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2002 से यूनेस्को ने अपनी जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे शामिल कर लिया है बोधगया को। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो है पहला उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। और ये पहला उपदेश जो इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था ये कहलाया था धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो ये गौतम बुद्ध के पहले उपदेश से है और ये दिया था सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। यहाँ पर इनके जो है गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इनके जो है गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये भी याद रखिए, महाभिनिष्क्रमण जो है तो ये इनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। इन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। यहाँ पर इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो इनकी मृत्यु की घटना को, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को, और धर्मचक्र प्रवर्तन इनके पहले उपदेश को जो दिया था सारनाथ में। अगला यहाँ पर इनकी बौद्ध संगीतियों, इनके जो है समय में 4 संगीतियाँ हुई थी। उन चारों बौद्ध संगीतियों की बात कर लेते हैं। पहली बौद्ध संगीत हुई थी, ये हुई थी कहाँ? राजगृह में। और किसके शासनकाल में? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी कहाँ? वैशाली में, ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी हुई थी पटलिपुत्र में, ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये चारों बौद्ध जो है संगीतियों का क्रम भी याद रखिए और इस समय कौन शासक था ये भी याद रखिए। राजगृह अजातशत्रु के समय में राजगृह में, वैशाली में कालाशोक के समय में, पटलिपुत्र में अशोक के समय में और कुंडलवन कश्मीर में जो है कनिष्क के समय में। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये बुद्ध की सारनाथ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये बुद्ध की जो है सारनाथ की भूमि स्पर्श की मूर्ति का संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध है गुप्त काल से। ये बुद्ध की सारनाथ की जो भूमि स्पर्श की मूर्ति है तो ये गुप्त काल से संबंधित है। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर
अगला है मेगास्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में इंडिका लिखी, वह किस देश के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज, से कई बार क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। मेगास्थनीज पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज ने भारत के बारे में इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। और तो ये किस देश के थे, तो ये ग्रीस के से थे। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी और ये ग्रीस के थे। ये किसके दरबार में आए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे निकेटर के राजदूत बनकर। निकेटर के राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। यहीं पर इन्होंने जो है इंडिका लिखी और ये किस देश के थे, तो ये ग्रीस देश के थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ये मुद्रा राक्षस रचना है जो, तो ये विशाख दत्त की रचना है। और किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में विशाख दत्त की रचना है। यहाँ पर जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में इससे जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो इसमें विशाख दत्त से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इसमें जो है इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो इसमें वृषल और कुलहीन कहा गया है चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें किसमें, मुद्रा राक्षस में, जो कि रचना है किसकी, विशाख दत्त की और संस्कृत भाषा में है। तो इसमें इन्हें कहा गया है वृषल तथा कुलहीन, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला है यहाँ पर सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख जो है कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। अशोक सम्राट का कौन सा शिलालेख है जो तो उनकी कलिंग विजय का उल्लेख करता है, तो ये इनका था 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख अशोक का जो था, तो ये इनकी जो है कलिंग विजय का उल्लेख करता है। इसमें कलिंग विजय का वर्णन मिलता है इनके अशोक सम्राट का। और ये सबसे प्राचीन जो है, ये सबसे प्रधान शिलालेख था इनका। तो ये भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि इनका जो है अशोक का सबसे जो है प्रधान शिलालेख कौन था, तो ये इनका जो 13वां शिलालेख था ये सबसे प्रधान शिलालेख था। और अशोक को जो है उपाधि कौन सी प्राप्त थी, तो ये सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त थी। देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी का अर्थ है देवनाम प्रिय जो है, तो इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। इन्होंने जो है कलिंग की राजधानी थी, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग की राजधानी थी तोसली। ये अशोक के आक्रमण के समय में जो थी, तो ये कलिंग की राजधानी तोसली थी। अगले यहाँ पर है जो इनके 8 शिलालेख थे अशोक के। इनके कुल कितने शिलालेख थे, तो ये जो है यहाँ पर 13 कुल इनके 13 शिलालेख थे। ये 13वां शिलालेख जो ही था, तो ये सबसे इनका प्रधान शिलालेख था। और इनके जो अशोक के 8 शिलालेख थे, तो ये किस लिपि में थे, ये ब्राह्मी लिपि में थे। और इनके 2 शिलालेख थे, तो वो किस लिपि में थे, 2 शिलालेख इनके खरोष्टी लिपि में थे। वो कौन कौन से देख लेते हैं। 2 शिलालेख खरोष्टी लिपि में थे, जिसमें शामिल कौन कौन थे, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये जो शिलालेख थे, तो ये खरोष्टी लिपि में थे, याद रखिए। 8 शिलालेख ब्राह्मी लिपि में और 2 थे खरोष्टी लिपि में। आगे बात करते हैं यहाँ पर इनके जो शिलालेखों को, अशोक के शिलालेखों को, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये था कौन, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम इसी अंग्रेज ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मौर्यकालीन से था। मौर्यकालीन जो ये अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी, तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी, ये कृषि पर निर्भर थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। आगे बात करती हैं, अगला था यहाँ पर ये खगोलविद बारहमिहिर और कालिदास जो थे, ये तो किसके दरबार का हिस्सा थे। बारहमिहिर थे, तो ये खगोलविद थे। और कालिदास ये कवि थे, ये किसके दरबार से संबंधित थे, ये विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित थे। विक्रमादित्य या जिसे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये इनके नवरत्नों में से थे। कौन, बारहमिहिर और कालिदास। इनके नवरत्नों में देख लेते हैं कौन कौन और शामिल थे। तो इनके नवरत्नों में शामिल थे कौन, अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकपर और छपड़क, शंकु, वररुचि और वेताल भट्ट। जिसमें धन्वंतरी किससे संबंधित है, धन्वंतरी जो है चिकित्सा से संबंधित थे। और वेताल भट्ट की कथाएं जो हैं, तो इनकी कथाएं भी बहुत बार जो है ये पढ़ी होगी आप लोगों ने भी। इनकी कथाएं बहुत अच्छी होती थी। ये वेताल भट्ट और ये सब किसके थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। जिसमें ये शामिल थे कौन कौन, बारहमिहिर और कालिदास भी इसमें शामिल थे। तो याद रखिए इनके नवरत्नों को, ये इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे कालिदास। कालिदास की जो है अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं, ये भी पूछ ली जाती हैं। कालिदास की अन्य रचनाएं हैं विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार शंभो, मेघदूतम और ऋतुसंहार जो है ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनकी कालिदास की रचना है। ये रचनाएं याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो उनका नाम था प्रभावती। ये कौन थी? तो ये वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी प्रभावती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था हर्षवर्धन ने जो है 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, तो ये 5 इंडीज जो थे तो कौन थे? 5 इंडीज हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, तो ये 5 इंडीज जो थे तो ये 5 इंडीज कौन थे? 5 इंडीज में शामिल थे कौन कौन? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये क्या थे? ये हर्षवर्धन के समय में 5 इंडीज में शामिल थे और इन्होंने जो है इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। अगला यहाँ पर था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कादम्बरी के लेखक। कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो ये कादम्बरी के लेखक थे बाणभट्ट और ये हर्ष के दरबारी कवि थे। इनकी एक और रचना थी हर्षचरित, जिससे कि था हर्ष की जो है विषय में संपूर्ण जानकारी या विस्तृत जानकारी प्राप्त होती थी। हर्षचरित थी कादम्बरी और हर्षचरित ये बाणभट्ट की रचनाएं थी, याद रखिए। अगला यहाँ पर संगम साहित्य के रूप में जो है कौन प्रसिद्ध था? तो संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता था। तमिल साहित्य का ही दूसरा नाम था संगम साहित्य। इसका आयोजन कहाँ कब किया गया था? तो ये पांड्य राजाओं द्वारा इसका आयोजन कराया गया था। किसका? संगम साहित्य या तमिल साहित्य का। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये सभी जो है वीडियो का जो एग्जाम हुआ था 2016 और 2018 में, ये उसमें एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के जो है सभी पूछे हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें एक यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ है? हम्पी, कर्नाटक में स्थित है और ये हम्पी विजयनगर की राजधानी भी है। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी और यहीं पर ये विरूपाक्ष मंदिर है। ये विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भी पूछ लिया जाता है। जो हम्पी कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर है किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिए। और इसकी ये हम्पी क्या है? हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। ये कहाँ पर है? तो ये हम्पी है कहाँ? हम्पी ये तुंगभद्रा के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी जो है इसके दक्षिणी किनारे पर है। अगला है यहाँ पर, ये चोल झील का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो चोल झील या चोल गंगम भी इसे कहा जाता था। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण कराया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ये 16 मील जो है लंबी झील थी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा कराया गया था इसका निर्माण। और राजेंद्र प्रथम ने जो है ये गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। किसके बाद? तो ये जो है गंगा घाटी अभियान के विजय के बाद जो है इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने गंगा कोंड की उपाधि धारण की थी और वहीं तभी इन्होंने जो है यहाँ पर चोल झील का निर्माण कराया था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जो है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? ये जो चोल अभिलेखों के अनुसार जो है जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो ये पल्ली छाद्दम कहलाती थी। पल्ली छाद्दम जो थी ये जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। आगे यहाँ पर और जो भी ऑप्शन उसमें दिए थे उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन उसमें दिया था जो 2018 का वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये वेल्ला बगाई किस भूमि को कहते थे? तो ये जो गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि होती थी उसे कहा जाता था वेल्ला बगाई। और शाला भोगा किसे कहा जाता था? शाला भोगा कहा जाता था। चोल अभिलेखों के अनुसार शाला भागा कहा जाता था। विद्यालय की व्यवस्था के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी उसे कहा जाता था शाला भोगा। और ब्रह्मदेय किसे कहा जाता था? तो ये ब्रह्मदेय कहा जाता था। जो ये ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी उसे कहा जाता था ब्रह्मदेय। अगला है यहाँ पर, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? ये गोपाल था
और यही इसका संस्थापक था। इसका पाल वंश का जो है इसका संस्थापक था। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो ये 750 से 770 ईस्वी तक रहा था इसका समय। और ये पाल जो है ये गोपाल था, तो ये बौद्ध मतावलंबी था, बौद्ध धर्म से संबंधित था गोपाल। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर पाल साम्राज्य भारत के जो है यहाँ पर ये कहाँ था, तो ये पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित पाया गया था। पूर्वी हिस्से में किसमें, तो ये बंगाल और बिहार में जो पाल साम्राज्य का विस्तार था, तो ये कहाँ कहाँ था, ये भारत का जो पूर्वी हिस्सा था इसमें था, बंगाल और बिहार में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 12वीं शताब्दी में जो है 12वीं शताब्दी आरंभ में दिल्ली पर जो है किसका शासक था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो था ये दिल्ली पर किसका शासक था, तो ये था किसका, तोमर वंश का। और इसका शासक कौन था, ये था अनंगपाल, ये इसका प्रसिद्ध शासक था तोमर वंश का, और इसमें शासक था इसका तोमर वंश का दिल्ली पर 12वीं शताब्दी में। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री से। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम जो यहाँ पर है मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।